अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ आ रही है या नहीं ये मुझे बता दें आप लोग। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सही है। आवाज़ आ रही है ना फ़ातिमा? तो आज हम पढ़ने वाले हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल के बारे में। आगे चलेंगे। आज हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सही है। तो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो बेसिकली वाटसन एंड क्रिक मॉडल के बारे में था। ये मैंने आपको बता दिया था पूरा का पूरा कि वाटसन एंड क्रिक मॉडल ने किस तरह से डीएनए के बारे में रिप्रेजेंट किया था, किस तरह से इन्होंने कितने आसान तरीके से डीएनए को बताया था, और जिसके वजह से वाटसन, जेम्स डी वाटसन एंड फ्रैंकिस एच के वो क्रिक को और साथ में मॉरिस एच एफ विल्किंस को नोबेल प्राइज़ मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था इनको 1962 में। अच्छा, याद रखना एक और चीज़, यहाँ पर ये एक्सरे डिफ्रैक्शन के ज़रिए इन्होंने प्रूफ किया था। क्या किया था? एक्सरे डिफ्रैक्शन के ज़रिए इन्होंने ये पूरा का पूरा प्रूफ किया था। एक मिनट ये रहा। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन के ज़रिए इन्होंने प्रूफ किया था इसके बारे में। सही है, थैंक यू बेटा। सही है। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन के ज़रिए तो ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले मज़ीद आगे ना, तो आज हम पढ़ेंगे कि भाई ये रेप्लिकेशन किस तरह से होती है। तो पहले यहाँ पर छोटा सा पैराग्राफ है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, और ये हमें बताई थी वाटसन एंड क्रिक ने ही इसको मज़ीद एलेबोरेट किया था, मज़ीद आगे बताया था। इसी के मॉडल को उन्होंने आगे बढ़ा के हमें बताया था उसमें रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बारे में। तो ये बहुत ही आसान है, और आप लोग थोड़ा सा आप लोगों की तवज्जो इसके दरकार है। अगर आप थोड़ा सा तवज्जो से पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चले तो शुरू करते हैं। वाटसन एंड क्रिक ने कहा था कि हमें पता है कि भाई डीएनए जो ना वो डुप्लेक्स है, 2 स्ट्रैंड से मिलके बना हुआ है ना, और ये हम लोगों ने लास्ट टाइम बात कर ली थी। इस तरह से सही है। तो ये इस तरह से डुप्लेक्स से बना हुआ, और इसके आगे इस तरह से बहुत सारे बीच में नाइट्रोजनस बेसिस वगैरह मौजूद होते हैं। सही है। रेप्लिकेशन का मतलब है भाई अपनी कॉपी किस तरह से बनाएगा। तो अभी हम वही डिस्कस करेंगे कि ये अपनी कॉपी किस तरह से बनाएगा। तो वाटसन एंड क्रिक ने कहा था कि देखो हमें एक और चीज़ ये भी पता है कि अगर ये 2 स्टैंड है ना, अगर मुझे एक स्टैंड के बारे में पता चल जाए, तीनों को बेटा, तीनों को फातिमा, तीनों को मिला था वो नोबेल प्राइज़। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। देखें, फॉर देयर पायोनियर वर्क ऑल द 3 साइंटिस्ट, तीनों को जो है नोबेल प्राइज़ मिला था 1962 के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं। तो इन्होंने कहा था कि हमारे पास अगर मैं इसमें एक स्टैंड बनाऊं, ये मैं एक स्टैंड बना रहा हूँ अभी ना, ये हो गई इस तरह से एक स्टैंड, और इस स्टैंड में
फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर टी लगा हुआ है, यहाँ पर ए लगा हुआ है, यहाँ पर जी लगा हुआ है, यहाँ पर सी लगा हुआ है, इसी तरह जी लगा हुआ है, यहाँ सी लगा हुआ है, टी लगा हुआ है, टी यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ ए लगा हुआ है और यहाँ पर टी लगा हुआ है। तो रेप्लिकेशन ये कह रहा है कि बहुत आसान तरीके से हो सकती है कि भाई एक अगर हमें पता हो, ये एक स्ट्रिंग हमें पता चल गई कि भाई ये आपके पास एक स्ट्रैंड है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं भाई इसका जो अपोजिट वाला होगा वो आप आराम से पता कर सकते हैं। और वो किस तरह से पता कर सकते हैं भाई, तो वो भी हम बता देते हैं। देखो हमें पता है कि टी के आगे हमेशा क्या लगता है भाई, ए लगता है, तो इसके आगे हमेशा क्या होगा, ए होगा। ए के आगे हमेशा क्या लगता है, टी, तो इसके आगे क्या होगा, टी। जी के आगे हमेशा सी, सी के आगे हमेशा जी, जी के आगे हमेशा सी, इसी तरह सी के आगे हमेशा जी, टी के आगे ए, फिर टी और फिर ए। तो इसी तरह ये कह रहे हैं अगर आपको एक स्ट्रैंड पता चल जाए तो आप, वालेकुम सलाम जमील, तो आप दूसरे स्ट्रैंड को बआसानी रेप्लिकेट कर सकते हैं। इसी तरह ऑर्गेनिज्म भी क्या करता है कि वो एक स्ट्रैंड को लेता है ओरिजिनल वाले को। फॉर एग्जांपल ये नंबर 1 है ओरिजिनल और ये नंबर 2 है, सही है ना। वैसे तो ये दोनों मिले हुए हैं, इसी को मैंने अलग अलग करके बताया हुआ है, लेकिन समझ लो कि भाई इसमें से अब वो 2 किस्म की मजीद स्ट्रैंड बना सकता है। एक तो ये कि भाई वो इस नंबर 1 को अलग से कर ले इस्तेमाल और नंबर 2 का अलग से कर ले इस्तेमाल, और फिर दोनों के अराउंड वो इसकी कॉपी बनाए। तो हम आगे पढ़ते हैं। लेकिन वाटसन एंड क्रिक ने कहा था कि भाई अगर किसी को अपनी कॉपी बनानी है डीएनए की, तो उनको सिंपली अपने डीएनए को खोलना है। ये जो डीएनए नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर, ये जो डीएनए आपको नज़र आ रहा है, वो कह रहे हैं भाई इसको डीएनए को इन्होंने खोलना है यहाँ पर। जैसे डीएनए आपको नज़र आ रही है, ये मैंने खोल के बताया इधर वाला ये, और इसकी कॉपी बना देनी है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रक्चर्स है वो हमें पता है। तो अगर हम यहाँ पर पढ़े तो यहाँ पर इसने कहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी डीएनए के अंदर ये रहा कि अगर किसी डीएनए के अंदर ATGCAT है, ATTGCAT है, ये अगर किसी में लिखे हुए एक स्ट्रैंड पे अगर ये लिखे हुए इस तरह से, अगर ये आपके पास एक स्ट्रैंड आ गई और उसके आगे यहाँ लिखा हुआ है A, फिर लिखा हुआ है T, फिर लिखा हुआ है T, फिर लिखा हुआ है G, फिर लिखा हुआ है C, फिर लिखा हुआ है A और आखिर में लिखा हुआ है T। तो वो कह रहे हैं कि भाई अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका सामने वाला जो है ना वो खुद ब खुद ही बना सकता है। डुप्लेक्स जो है ना वो आराम से सीक्वेंस से वो बना सकता है। किस तरह बनाएगा भाई, हमें पता है कि ए के आगे क्या आएगा, टी आएगा, टी के आगे क्या आएगा, ए आएगा, टी के आगे क्या आएगा, ए, फिर सी, फिर जी, फिर टी और फिर ए। तो ये एक इस तरह से स्ट्रिंग हो गई आपके पास जो कि इसके सामने लगेगी, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर। क्लियर है? तो उसने कहा भाई अगर किसी डीएनए का एक चेन ये होगी तो दूसरी चेन इस तरह बनेगी। बस सिर्फ इतना कहा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री मिरर होगा। क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री, सही है ना, बिल्कुल। अगर किसी को डीएनए कॉपी करना है तो उसको सिर्फ अनजिप करना है, अपने जो डीएनए के स्ट्रक्चर के उसको खोलना है और फिर कॉम्प्लीमेंट्री चेन बनाते जाना है उसके साथ साथ। अब ये हमारे पास ये ना रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। रेप्लिकेशन जो है ना वो सेमी कंजर्वेटिव है, मतलब रेप्लिकेशन के अंदर एक स्ट्रैंड जो है ना वो रहती है और एक स्ट्रैंड जो है ना वो कॉपी होती है। तो जो फॉर्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है ना वो हमारे पास वाटसन क्रिक ने सजेस्ट किया था, और ये सेमी कंजर्वेटिव है। क्या है ये? सेमी कंजर्वेटिव है, क्योंकि एक राउंड के बाद रेप्लिकेशन जो होती है ना वो ओरिजिनल वो वहीं पर रहता है, एक ओरिजिनल जो है ना वो कंजर्व रहता है और दूसरा जो है ना वो बनाया जाता है। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये मेरे पास आ गया, नंबर 1 आ गया, नंबर 2 आ गया, मुझे इस डीएनए की कॉपी बनानी है। ये जो डीएनए आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर डी वाला, ये जो डीएनए आपको नज़र आ रहा है, मुझे इस डीएनए की कॉपी बनानी है। तो इसको सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको अनजिप किया। क्या किया? इसको पहले अनजिप किया। अनजिप का मतलब है मैंने इसको खोला। अब इसमें क्या होगा कि ये जो पहला वाला है, ये वाला फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है, इसको मैं दोबारा यहाँ बना देता हूँ। ये एक इस तरह आ जाएगा और ये दूसरा वाला इधर आ गया। क्लियर है? अब ये क्या करेगा, अब हमें तो इसकी सीक्वेंस तो पता है ना, जैसे हमें ये सीक्वेंस पता है ये वाली जो मौजूद है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई यहाँ पर टी मौजूद है, यहाँ ए मौजूद है, यहाँ जी मौजूद है, यहाँ सी, फिर जी, फिर सी, फिर टी, फिर ए और फिर टी। ये हमें पता है। तो जब इसको कॉपी बनानी होगी ना तो ये एक को तो इसी तरह रखेगा, इसको कंजर्व करेगा। क्या करेगा? इसको याद रखना है, इसको वो कंजर्व करेगा। कंजर्व का मतलब है इसको बचाएगा, इसको वो इस्तेमाल नहीं करेगा। इसको इसने कंजर्व किया, सेव किया। फिर इसी को देखते हुए इसने इसका डुप्लेक्स बनाया। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होते है अपोजिट। जैसे मैं कहता हूँ ना, ए के अपोजिट टी आएगा, जी के अपोजिट सी आएगा, वो। तो इसी को देखते हुए अब वो क्या करेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा। कैसे भाई? अच्छा, सेम यहाँ पर एक और चीज़ बताता हूँ।
ये जो है ना ये वाली चेन हो गई, समझ लो ये वाली जो है ना वो ये वाली चेन हो गई, और ये जो चेन है ना वो ये वाली है। तो इसको भी बना लेते हैं हम, ए टी सी जी सी जी ए टी ए, सही है। तो ये वही चेन क्या हो गई, सेम रह गई। अब ये क्या करेगा, अगर इसको इस एक डीएनए की जो एक डीएनए नज़र आ रहा है इसको कॉपी बनानी है, तो ज़ाहिर सी बात है हमारे पास कॉपी कब नज़र आएगी, जब हम कहेंगे भाई दो डीएनए इस तरह बन जाए, ये एक डीएनए और इस तरह से दूसरा बन जाए। तो दो बनाने के लिए ये क्या करता है, पहले एक एक दूसरे को अलग अलग करता है। ये जो अभी याद रखना, ये जो अभी एक एक हुआ है ना ये ओरिजिनल वाला है, ये भी क्या वाला है, ओरिजिनल वाला है। ये अभी ओरिजिनल वाला कंजर्व यहाँ पर हुआ है, सेम यहाँ पर भी जो ओरिजिनल वाला था राइट हैंड वाला वो भी क्या हो गया, कंजर्व हो गया। क्या हो गया, कंजर्व हो गया। कंजर्व का मतलब है वो भी अच्छा वो इस्तेमाल नहीं हुआ, वो सेव हो गया, सही है ना। अब इसी को देखते हुए, इसी ओरिजिनल को देखते हुए अपनी कॉपी बनाएंगे। क्या करेंगे, अपनी कॉपी तैयार करेंगे। तो टी के आगे वो ए लगा लेगा, ए के आगे टी लगा लेगा, जी के आगे सी लगा लेगा, सी के आगे जी लगाएगा। इसी तरह करते जाओ और इसके आगे लगाते जाओ जो जो आपके पास मौजूद है, ए और फिर टी और फिर ए। अब ये जो है ना ये क्या बन गई, एक और चेन बन गई इस तरह से, सही है। तो अब हमारे पास एक डीएनए था, अब डीएनए की एक, अब याद रखना ये जो हमने बनाया दिस इज़ कॉपी, दिस इज़ कॉपी, और ये कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी है। कौन सी कॉपी है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि ये ओरिजिनल को देखते हुए बनाई गई है। सेम यहाँ पर आ जाओ भाई, यहाँ पर भी हम बनाएंगे। अब कैसे भाई, ए के आगे आ जाएगा टी, टी के आगे आ जाएगा ए, फिर यहाँ आ जाएगा जी, यहाँ आ जाएगा सी, यहाँ आ जाएगा जी, यहाँ आ जाएगा सी, यहाँ आ जाएगा टी, यहाँ आ जाएगा टी, यहाँ आ जाएगा ए, और लास्ट में आ जाएगा टी। तो दिस इज़ ऑल्सो कॉपी जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है इस वाले ओरिजिनल की। तो अगर आप अभी देखो तो पहले आपके पास एक डीएनए था, पहले आपके पास क्या था भाई, ये वाला एक डीएनए था। दूसरा जो डीएनए बना, जो कॉपी बनाने के बाद आपके पास अब दो डीएनए हो गए, सही है ना। तो अब आपके पास क्या होगा, ये दोनों आपस में इस तरह कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के बाद आपस में दोबारा फ्यूज़ड होंगे और डीएनए की शक्ल इख्तियार करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जनाब आपको ऐसे नज़र आएगा, देखो ये फिर आपको वैसे ही नज़र आएगा जैसे पहला नज़र आ रहा था, इस तरह। और सेम ये वाला जो है ना ये भी इसी तरह नज़र आएगा आपको। सही है। और इसके बीच में जो वो है नाइट्रोजनस बेसिस वो इस तरह से भर जाएंगे। तो इसमें क्या हो गया, याद रखना, इसमें एक कंजर्व हो गया और एक जो है ना वो इस्तेमाल, मतलब एक जो है ना वो दोनों डीएनए में से एक एक जो है ना वो पहले क्या हो गया, एक एक स्ट्रैंड वो कंजर्व हो गई, और उसी को देखते हुए दो डीएनए बन गए। डीएनए नंबर 1 ये बन गया भाई, और डीएनए नंबर 2 ये बन गया। अब हमें एक बात पता है कि भाई जो कॉपी बनी है इसमें, ये फॉर एग्जाम्पल एक ये बनी है और एक ये बनी है, इसके अंदर एक जो है ना वो ओरिजिनल है जो कि कंजर्व हो गई थी, और एक जो है ना वो कॉपी है। सेम यहाँ पर भी एक ओरिजिनल है और एक जो है ना वो क्या है, कॉपी है। तो इसमें दोनों में एक एक जो है ना जो ओरिजिनल है वो कंजर्व हो रही है। इसको हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। क्या कहते हैं, सेमी मतलब हाफ, हाफ एक के अंदर कंजर्व हुआ है और हाफ दूसरे में कंजर्व हुआ है। क्लियर है भाई। ये तो हो गई बुक के बाद तक, बुक तक हमने पढ़ लिया। इसको प्रूफ करके तो दिखाओ भाई। तो प्रूफ कौन करेगा, प्रूफ यहाँ पर हमारे पास साइंटिस्ट है मैथ्यू मिशेल्सन एंड फ्रैंक स्टहल, इन्होंने इसको प्रूफ किया। इन्होंने कैसे प्रूफ किया भाई, इन्होंने नाइट्रोजन N15 के मदद से इसको प्रूफ किया, सही है ना। इन्होंने बैक्टीरिया को ज़रा ग्रो करवाया था। अच्छा, ये कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं दोनों, और इन्होंने इसको प्रूफ करवाया कि भाई ये जो है ना ये कॉम्प्लीमेंट्री जो है ना वो जो नेचर है, मतलब जो दोबारा बन रहा है, ये सेमी कंजर्वेटिव है। ये क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है। अब इन्होंने किस तरह प्रूफ करवाया, इन्होंने N15 कुछ बैक्टीरिया को जो है ना सेवरल जनरेशन तक हेवी आइसोटॉप्स ऑफ नाइट्रोजन को जो है ना उसके साथ ट्रीट किया। तो जो डीएनए के बैक्टीरिया थे वो हमें आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, डेंसर होते गए। पहले वो थे, क्या नाम है, डेंसर नहीं थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डेंसर होते गए। ये पूरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर है, तो मैं आपको डायरेक्ट यहीं से बता देता हूँ। तो वर्डिंग है तो ये हम यहाँ डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। सही है, हम यहाँ से डायरेक्ट इसको पढ़ लेते हैं।
ये देखें भाई, अब हमें एक चीज़ पता है, यहाँ कोशिश करना आपको पता चल जाए, ये नाइट्रोजन है। अब आइसोटॉप्स होते हैं, क्या होते हैं? आइसोटॉप्स होते हैं। व्हाट इज़ आइसोटॉप्स भाई? ये बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, आइसोटॉप्स आपको पता है, ये आप पढ़ते हुए आ रहे हैं पहले से। नाइट्रोजन की जना एक आइसोटॉप होता है 14, एक ओरिजिनल होता है, एक होता है 15 जो कि बारी होता है, और एक होता है 16। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं ना, एटॉमिक नंबर हैविंग एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। इसी तरह आइसोटॉप्स नाइट्रोजन के भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो इसके अंदर हम इन 2 की बात करेंगे, एक 14 और एक 15 की, 16 को भी हटा देते हैं। तो याद रखना 14 जो है ना हमारे पास वो लाइटर है, और जो 15 है वो भारी है, वो हेवियर है। और जाहिर सी बात है एक के अंदर एटॉमिक नंबर कम है, एक के अंदर एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। तो जिसके अंदर एटॉमिक मास ज़्यादा है, हाँ, तो जिसके अंदर न्यूट्रॉन के नंबर ज़्यादा होंगे, जैसे ये वाला है, तो ये हेवियर नज़र आएगा, और इसके अंदर कम है तो ये लाइटर नज़र आएगा। क्लियर है? अब हमने क्या किया, जो वो है 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने बैक्टीरिया सेल को ग्रो करवाया, ये बैक्टीरिया सेल को ग्रो करवाया, सही है ना। और उसको पहले बैक्टीरिया सेल, अच्छा, सेल को ग्रो करवाने के लिए इसने जो मीडियम लिया था, फॉर एग्जांपल इसने एक मीडियम लिया, इस मीडियम में उसने नाइट्रोजन डाला, N14 डाला, क्या डाला? N14, और इसमें बैक्टीरिया को ग्रो करने दे दिया। तो ये बैक्टीरिया ने इस नाइट्रोजन N14 को इस्तेमाल करते हुए अपनी कॉपी बनाना शुरू कर दी, ये कॉपी बनाई, ये कॉपी बनाई, ये कॉपी बनाई, इस तरह से, सही है ना। तो इन्होंने अपनी कॉपी बनाई, ये देखिए नंबर 1 यही है। अच्छा, जब ये अपनी कॉपी बनाएगा तो हमें पता है कि भाई इस बैक्टीरिया को अभी जो मौजूद है वो नाइट्रोजन 14 है। कौन सा मौजूद है भाई? नाइट्रोजन N14 मौजूद है। तो ये इस N14 को इस्तेमाल करते हुए अपने DNA की कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनाएगा। क्या करेगा भाई? सेमी कंजर्वेटिव रहकर ये अपने लिए कॉपी बनाएगा उसके लिए। क्लियर है? क्योंकि अभी हमारे पास कोई और मौजूद नहीं है, अभी हमारे पास इस बैक्टीरिया के पास अभी सिर्फ और सिर्फ ये N14 मौजूद है। तो जब वो अपनी कॉपी बना रहा था अपने DNA की, तो इस DNA के अंदर इसने, एक मिनट यहाँ से बनाते हैं, एक ये रहा, एक चेंज करके बनाते हैं, सही है। तो ये जो DNA की कॉपी है, इसके अंदर इसने क्या इस्तेमाल किया? इसके अंदर इसने N14 इस्तेमाल किया, सही है। फिर इसने DNA को उस बैक्टीरिया में से निकाला और उसको वेट किया, समझ लो उसको जो है ना वो किया, वज़न किया। तो जो कंट्रोल ग्रुप है, जो अनलेबल्ड DNA है, जो कि N14 है, कौन सा है भाई? N14 है। तो आपको नज़र आ रहा है कि वो टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर ऊपर वाले साइड पर फ्लोट कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? ऊपर वाले साइड के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। फ्लोट क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके अंदर N14 है। क्या है? N14। और N14 क्या होता है? लाइटर होता है। क्या होता है? हल्का होता है। तो ये N14 ऊपर फ्लोट कर रहा है। इतनी बार समझ में आ गई होगी आई होप। अब इन्होंने यहाँ एक्सपेरिमेंट को रोका नहीं, मैंने पहले बताया था इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट पढ़ते हुए जाएंगे। अब ये यहाँ पर एक्सपेरिमेंट को रोकते नहीं हैं, बल्कि अब की बार इन्होंने क्या किया? अब की बार इन्होंने एक मिनट, अच्छा जनाब, अच्छा बैक्टीरिया को ग्रो करवाया हेवी आइसोटॉप्स ऑफ नाइट्रोजन के अंदर। किसके अंदर? हेवी आइसोटॉप। हेवी आइसोटॉप का मतलब क्या है भाई? कि N15 के अंदर ग्रो करवाया। किसके अंदर ग्रो करवाया? अब इसने दोबारा बीकर लिया हुआ है, बीकर के अंदर दोबारा बैक्टीरिया को ग्रो करवाना दे, लेकिन साथ में क्या डाला? अब N15 डाला। एक चीज़ याद रखना, N15 हमें पता है भारी होता है। क्या होता है? भारी होता है। अब जब ये अपनी कॉपी बनाएगा बैक्टीरिया, तो ये N14 का इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि N15 का इस्तेमाल करेगा। जो नाइट्रोजन 15 है हमारे पास, उसका इस्तेमाल करेगा। और हमें पता है कि N15 क्या है? भारी है। लेकिन हमें एक और चीज़ अभी पढ़ी कि भाई जो रिप्लिकेशन होती है वो सेमी कंजर्वेटिव होती है। क्या होती है? वो सेमी कंजर्वेटिव होती है। तो एक जो है वो कंजर्व रहना ज़रूरी है, एक वो कंजर्व रहना ज़रूरी है, और एक जो है वो पुराना होगा और एक नया होगा। अच्छा, ये जो DNA को सस्पेंड करवाया ना, ये सीसियम क्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर करवा रही है। जो सॉल्यूशन आपको नजर आया, सीसियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सही है। अब ये क्या करेंगे? देखो, अब इन्होंने क्या किया? बैक्टीरिया को ग्रो करवाया। क्या करवाया? ग्रो करवाया। अब हमें पता है कि पहले जो ना वो N14 था, अब N15 इस्तेमाल कर रहा है। तो जब बैक्टीरिया बहुत सारे ग्रो होंगे तो N15 भारी होता है, तो वो यहाँ पर नीचे आके बैठ गया। ये क्या हो गया भाई? नीचे आके बैठ गया। तो ये हेवियर था। क्या था? क्योंकि ये हेवियर था, एक तो एक N15 था, और N15 हेवियर होने की वजह से फ्लोट नहीं कर सका, बल्कि नीचे आके यहाँ पर सेटल डाउन हो गया, नीचे आके बैठ गया। अब इसने दोबारा एक्सपेरिमेंट करवाया, लेकिन अब की बार बहुत ज़्यादा रेप्लिकेशन नहीं होने दी। इसने सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा रेप्लिकेशन होने दी। रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा होने दी। अब देखिए, हमें पता ये DNA है,
ये देखें, ये हो गया DNA। हमें पता है DNA की 2 स्ट्रैंड्स लगी हुई है। अब जब ये अपनी कॉपी बनाएंगे तो ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे इस तरह से। देखें, ये वाले ये अलग हो गई स्ट्रैंड, और ये जो रेड वाली है ये हो गई अलग, ये रही रेड वाली। सही है। और फिर हमें पता है कि भाई ये अपने अराउंड जो N15 का इस्तेमाल करते हुए अपनी कॉपी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दोबारा कॉपी बनाएंगे। तो ये तो ओरिजिनल हो गई। अब ये जाने कॉपी बना रहे भाई, ये इसने कॉपी बनाई। तो याद रखना, पहले ओरिजिनल जो ना वो N14 का बना हुआ है, अभी इसने हेवी आइसोटोप को इस्तेमाल किया हुआ, तो ये N15 का हो गया। किसका हो गया? N15 का। सेम यहाँ पर भी ये क्या करेगा भाई, एक N14 जो रेड वाला है क्योंकि ये पहले से बना हुआ है उसके अंदर, तो ये N14 का इस्तेमाल किया हुआ है, और ये जो है ना वो N15 का इस्तेमाल किया हुआ है। तो 14 हल्का होता है, 15 भारी होता है। 14 हल्का होता है, 15 भारी होता है। तो ये जो DNA है ना, ये ना तो बिल्कुल सिंक करेगा, ना ही बिल्कुल फ्लोट करेगा, बल्कि ये बीच में रह गया। क्या हो गया? ये बीच में रह गया, क्योंकि जो N14 थे ना वो तो ऊपर तैर रहे थे, इसी तरह जो N15 थे वो नीचे आके बैठ गए। लेकिन जो एक मरतबा कंजर्वेशन के बाद एक, ज़ाहिर सी बात है, एक स्टैंड उसकी भारी हो गई और एक स्टैंड उसकी हल्की है, तो वो ना फ्लोट करने लगा, ना ही वो सेटल डाउन हो गया, बल्कि वो बीच में रह गया। क्या हो गया? वो बीच में रह गया। अब इसने दोबारा इसको मल्टीप्लाई होने दिया, इसी दोनों को नंबर 1 और नंबर 2 को दोबारा मल्टीप्लाई होने दिया। तो हम दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं इसको यहाँ पर। 1 मिनट, इसको ज़रा हटा दूँ मैं। ओहो, ग्रीन कर गया। 1 मिनट। अब देखें, अब इसने इसको दोबारा क्या किया? मल्टीप्लाई होने दिया। तो अगर मैं इसमें से फ़िलहाल एग्जांपल ये रेड वाला उतार, अभी ये दूसरा नंबर वाला उठाता हूँ, तो रेड में 2 चेन है। रेड में क्या है? 2 चेन है ना। तो एक चेन ना वो रेड है, ये रही रेड वाली जो ओरिजिनल थी पहले से, जो कि यहाँ भी मौजूद थे। दिस इज़ ओरिजिनल, दिस इज़ वही वाला ओरिजिनल, और ये वही वाला ओरिजिनल है। और एक जन आपके पास क्या मौजूद है? येलो वाली मौजूद है, जो कि कॉपी है, जो कि ओरिजिनल नहीं है, बल्कि ये क्या है? कॉपी जो बनाई थी। और हमें पता है कॉपी के अंदर N15 का इस्तेमाल किया गया है और इसके अंदर N14 का इस्तेमाल किया हुआ है। सही है। अब देखें, अब जब ये अपनी कॉपी बनाएंगे ना, तो जो आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इन्वायरमेंट में कौन सा मौजूद है भाई? N15 ही मौजूद है। क्या मौजूद है? N15 ही मौजूद है। तो आपके पास ये N14 के साथ जब N15 मिलेगा, तो ये N14 के साथ N15 मिल गया। तो हमने कहा था कि भाई जब दोनों मिक्स होंगे, N14 भी होगा और N15 भी होगा, तो वो बीच में क्या करेगा? फ्लोट करेगा। तो यहाँ देखिए आपको नज़र आ रहा है, फ्लोट किया। और जो दूसरा वाला है, इसमें पहले से N15 है, जब दोबारा N15 आएगा, नहीं, बल्कि उसने इन्होंने N14 दोबारा डाला था, तो यहाँ पर ये N14 आ जाएगा और यहाँ पर ये N15 आ जाएगा। ये जो ना, ये जो ग्रीन वाला है ये N14 हो जाएगा, और ये जो ब्लू वाला है ओरिजिनल वाला है ये N15 हो जाएगा। थोड़ा यहाँ उल्टा हो गया, इसमें एक N14 वाला हो जाएगा, और जब दूसरा इन्होंने इस्तेमाल करवाया वो भी कौन सा करवाया? N14 करवाया। तो ये दोनों तो मिल के या ना बीच में इस तरह जो ना हैंग होने लग गए। लेकिन ये जो दोनों थे ना, ये दोनों N14 वाले। तो हमें पता है N14 वाला क्या करता है? फ्लोट करता है। तो यहाँ पर ये फ्लोट करने लग गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से पूरा हमें ये पता चला कि भाई एक स्ट्रैंड जो ना वो हमेशा कंजर्व रहती है, और एक स्ट्रैंड जो ना उस कंजर्व वाले स्ट्रैंड को देखते हुए दूसरी स्ट्रैंड बनती है। तो ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट है। इसको 2-3 मरतबा जब तक नहीं देखोगे तब तक बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। मैं पहले बता रहा हूँ, इसमें ये पूरे का पूरी चीज़ें लिखी हुई है। इसको 2-3 मरतबा देखें, अगर फिर भी समझ नहीं आता तो आप दोबारा वीडियो देखें, फिर समझ नहीं आता तो मुझे दोबारा बता दें, मैं दोबारा समझा दूँगा, टेंशन नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी है आपको समझना, थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है ये, और यहाँ पर हम लोगों ने इसको ख़त्म कर दिया। सही है ना। तो मैं अभी आगे नहीं पढ़ा रहा क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक है। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ ले, क्लियर है तो वेल एंड गुड, वरना हम क्लास को एंड कर देते हैं, क्योंकि मुश्किल टॉपिक है, मुझे पढ़ाना और भी है, लेकिन ये मुश्किल टॉपिक है तो मैं आगे नहीं जा रहा। चले भाई बता दें, क्लियर है या नहीं? वीडियो मौजूद होगी, लिंक आपके पास मौजूद है, किसी भी टाइम आप इसको आराम से देख सकते हैं। क्लियर है या नहीं? चलें, आई होप क्लियर हो। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कल, और कल हम आगे पढ़ेंगे वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे।
ये रहा जीन, यूनिट ऑफ जेनेटिक हेरिडिटी, और साथ में ये हमारे पास जीनोम है, फिर वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।